हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्या स्टडी एकेडमी में। अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में आ चुका है, तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे कुछ नया ना पढ़ें, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करें और मैक्सिमम टाइम लगभग 80% टाइम आपको अपने प्रैक्टिस पे देना है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने मैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विद्युत रूप से आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत बल। अब विद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आवेशों के बीच एक बल कार्य कर रहा। अब जब दो समान आवेश, मान लीजिए ये प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आवेशों के मध्य एक बल तो कार्य कर रहा, आवेशों के मध्य एक बल कार्य कर रहा है, जिसको ही वैद्युत बल कहा गया है। क्या हो जाएगा? दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसको वैद्युत बल कहा जाता है, जिसको वैद्युत बल कहा जाता है। और अगर आवेश निर्वात में है तब भी वैद्युत बल लगेगा ही। वैद्युत बल अगर निर्वात में आवेश है तब भी वैद्युत बल लगता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल और के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला एक बल है जो कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जबकि उनके जो बीच की दूरी होती है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो द्रव्यमान हैं m1 m2, तो इनके गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग को, जिसको r और d से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F = G m1 m2 अपॉन d², जहाँ पे ये जो कैपिटल G है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यह ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल या वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमजोर बल होता है और यह अनंत दूरी तक लगता है। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F = G m1 × m2 अपॉन d², जहाँ पे G जो है यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल किनके बीच में लगता है? केवल पृथ्वी और एक बिंदु द्रव्यमान के बीच में, केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच में, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान के बीच में, केवल दो आवेशित निकाय के बीच में। तो अभी हमने पढ़ा है, आंसर क्या हो जाएगा? किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान के बीच में। अभी हमने पढ़ा है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में कि यह दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, दो पिंडों के द्रव्यमान के बीच में लगने वाला ये बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है और यह अनंत दूरी तक लग सकता है। अगला प्रश्न है, एक प्लास्टिक की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा डैश 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 होगा। क्या होगा? चालन की प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा, संवहन की प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा, विकिरण की प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा, या फिर ठंडा ही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठंडा ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है यह ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण ऊष्मा को आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाने देता है, जिससे जो उसका आइसक्रीम में से जो टच वाला हिस्सा है, जो आइसक्रीम के पास या आइसक्रीम में जो डूबा वाला हिस्सा है वो तो ठंडा हो जाएगा, बाकी जो उसके आगे वाला जो हिस्सा है चम्मच का वो वैसे ही रहेगा, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है। जिसके कारण वो ऊष्मा को आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र नहीं होने देता। तो जो हिस्सा आइसक्रीम से जुड़ा हुआ है या टच है तो वह ठंडा हो जाएगा, आइसक्रीम से टच वाला हिस्सा, टच वाला पार्ट ठंडा हो जाएगा और बाकी जो रिमेन पार्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये चालन, संवहन और विकिरण तीन प्रक्रिया का नाम लिखा है कि चालन प्रक्रिया द्वारा, संवहन प्रक्रिया द्वारा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा। तो ये तीनों प्रक्रिया होती क्या है? चलिए इनको देखते हैं। चालन, तो चालन ठोस प्रक्रिया में, ये ठोस वस्तुओं का गुण होता है। जनरली चालन प्रक्रिया से ऊष्मा का संवहन ऊष्मा का ट्रांसफ़र ये ठोस वस्तुओं में होता है। इसमें उच्च तापमान वाले कण अपने संपर्क में उपस्थित जो निम्न तापमान वाले कण हैं उनको ऊष्मा प्रदान करते हैं। मान लीजिए ये कोई ठोस वस्तु है, रॉड है, ये कोई रॉड है, इधर हमने एक फ्लेम जला दिया, एक इधर फ्लेम जला दिए, तो क्या होगा? ये रॉड यहाँ पे गर्म होगी, फिर इसके कण आपस में एकदम टाइटली पैक हैं। अब ये जो कण टाइटली पैक्ड हैं ये कंपन करेंगे, अपने ही जगह पे कंपन करते हैं। तो ये कंपन के द्वारा जो उच्च ताप वाले कण हैं, यानी जो कण गर्म हो गए हैं, ये निम्न ताप वाले कण, इधर जो कण हैं जो कि अभी ठंडे हैं, उनको ऊष्मा का संचरण करते हैं। क्या करते हैं? हीट ट्रांसफ़र करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो चालन किसका गुण है? चालन के द्वारा ठोसों में, जनरली ठोसों में ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। अब दूसरा आ जाते हैं संवहन में। संवहन ये जनरली किस में होता है? द्रव में या फिर गैसों में होता है, जिसमें पदार्थ के कण उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा क्षेत्र की ओर गति करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई पानी को गर्म किए, ये बीकर में पानी है, पानी है, इसको गर्म किए तो क्या होगा? जो नीचे वाले कण हैं, नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल हैं, कण हैं, ये क्या होंगे? गर्म होंगे और गर्म होके ऊपर की ओर जाएंगे, गर्म होके ऊपर की ओर जाएंगे, और ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे? ठंडे वाले नीचे की ओर आएंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। ये द्रव और गैस में होती है, गैस में होती है, जिसमें पदार्थ के कण, इसमें कण उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा क्षेत्र की ओर गति करते हैं।
उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ये हो गया संवहन। अब एक प्रक्रिया और बची है, क्या नाम है? विकिरण। विकिरण क्या होता है? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में ऊष्मा संवहन के लिए या फिर हीट ट्रांसफर के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होता है? तो इसमें ऊष्मा गर्म वस्तु में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करती है। इसमें जो ऊष्मा है वह ऊष्मा या फिर हीट विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करती है। जो सूर्य से ऊष्मा आती है पृथ्वी तक, वो विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। इसी कारण जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म हो जाती है। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा या फिर हीट का आना यह विकिरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में वस्तु द्रव में डूब जाएगी? जब शरीर का भार उत्प्लावक बल के बराबर होता है, जब शरीर का भार उत्प्लावक बल से बड़ा होता है, जब शरीर का भार उत्प्लावक बल से छोटा होता है, या शरीर के भार पर निर्भर नहीं करता। तो सबसे पहले देखते हैं उत्प्लावक बल क्या होता है। उत्प्लावक बल, तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में छोड़ा जाता है, तो वस्तु द्वारा कुछ पानी को हटाया जाता है। मतलब वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ पानी को या कुछ द्रव को अपने नीचे से हटाएगी। तो पानी भी या फिर द्रव भी वस्तु की ओर कुछ बल लगाता है, जिसको ही क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल। ये कोई कंटेनर है, पानी भरा है। मान लेते हैं एक कील यहाँ पे डुबोई जाती है, एक कील या फिर एक कोई लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे डुबोया गया। तो जब ये नीचे जाएगा तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ द्रव को यहाँ से रिप्लेस करेगा, कुछ द्रव को हटाएगा। तो ये द्रव भी इसमें एक फोर्स लगाता है ऊपर की ओर। ये द्रव इसमें एक फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स को ही बोलते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल कहा जाता है। क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव द्वारा उसमें ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसको ही उत्प्लावक बल कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो है वो द्रव में डूबेगी कब? अगर शरीर का भार या फिर वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है, तब भी वो नहीं डूबेगी। ऐसे डूबी तो रहेगी पर एकदम से तली तक नहीं जाएगी। जब शरीर का भार उत्प्लावक बल से बड़ा हो, इसी स्थिति में वस्तु डूब सकती है। मान लेते हैं कि पानी है, पानी में अगर कोई हम लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो वो क्या होगा? डूब जाएगा। जब शरीर का भार उत्प्लावक बल से छोटा हो तब तो वो वस्तु तैरती रहेगी, क्योंकि उत्प्लावक बल ज़्यादा लगेगा ऊपर की ओर। उत्प्लावक बल ऊपर की ओर लगता है ना, तो उत्प्लावक बल ज़्यादा लगेगा, जिससे वो वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। यह शरीर के भार पर निर्भर नहीं करता, ऐसा नहीं है, भार पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब शरीर का भार उत्प्लावक बल के से बड़ा होता है।
उत्प्लावक बल से बड़ा होता है, तब वह वस्तु क्या हो जाएगी, द्रव में डूब जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, वेग पर, विस्थापन पर या द्रव्यमान और वेग दोनों पे? तो आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², जहाँ पे m क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान होता है, v होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग होता है। द्रव्यमान, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और द्रव्यमान घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी, वेग घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करती है या निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, हथौड़े को उठाते समय इनमें से कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा? आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो जब किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थिति में परिवर्तन यानी पोजीशन में चेंजेस के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, यानी मास, हाइट और गुरुत्वीय त्वरण। स्थितिज ऊर्जा तीनों चीज़ पे डिपेंड करती है, मास में, द्रव्यमान में, गुरुत्वीय त्वरण में और साथ ही ऊंचाई में। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या होंगे, जैसे खिलौने या फिर घड़ी में चाबी भरना, घड़ी में चाबी भरना, धनुष को खींचना, तीसरा क्या हो जाएगा, हथौड़े का ऊपर उठाना, चौथा हो जाएगा बांध बनाकर पानी को रोकना। ये सारे स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बल और विस्थापन का कोण कितना होता है जिस पर किया गया कार्य अधिकतम होता है? यहाँ पे अधिकतम कार्य पूछा है, तो बल और विस्थापन क्या होते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। यानी कार्य कब माना जाएगा, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए तो वस्तु विस्थापित हो, वस्तु बल के दिशा में ही विस्थापित हो, उसे क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। अब बल और विस्थापन का कोण कितना, मतलब कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए जिस पर कार्य अधिकतम हो? तो अगर आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, यानी 0 डिग्री का अगर कोण बनेगा तो कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू W इक्वल टू W, यानी कार्य इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो कार्य इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो यहीं पे कार्य क्या होगा, कार्य अधिकतम होगा। यहाँ पे कार्य अधिकतम होगा और कार्य धनात्मक भी होगा। तो अगर थीटा के मतलब बल और विस्थापन के बीच अगर 0 डिग्री का कोण बनता है तो वहाँ पे कार्य अधिकतम होगा और साथ ही धनात्मक होगा। अगला है, अगर बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो क्या होगा? तो अगर बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू
90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, जिससे W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है। तो W इक्वल टू एफ इंटू डी। अब कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। अब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कार्य 0 होगा। एक कंडीशन और देख लेते हैं, अगर बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है तब क्या होगा, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1। तो कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस 180 डिग्री, तो -1 रखेंगे तो W इक्वल टू कार्य इक्वल टू एफ इंटू डी -1। तो ये कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे -f इंटू डी, यानी कार्य यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कार्य 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 180 डिग्री का कोण बनता है तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसका प्रतिनिधित्व करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा का, या फिर प्रेरित धारा की दिशा का। तो आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। जबकि ये PYQ है उसमें आंसर इसका गलत दिया है, इसमें लिखा है प्रेरित धारा की दिशा का, पर आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। अब दाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, IBF, ये भी एक ट्रिक है। IVF सुने हैं ना, तो इसको IBF कर दीजिए। I यानी अंगूठा करंट की दिशा को बताएगा, अंगूठा करंट यानी धारा की दिशा को बताएगा। धारा की दिशा को बताएगा। B यानी अंगुली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा की बताएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंगुली बताएगी, अंगुली यानी तर्जनी बताएगी। और साथ में F यानी फोर्स की दिशा को कौन बताएगा, हथेली। तो हथेली फोर्स के दिशा को बताएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसके कारण रेबीज बीमारी होती है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर एक प्रकार के कीड़े के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज यानी जो हाइड्रोफोबिया है, इसको रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी वायरस के कारण होती है। कुछ और वायरस के कारण होने वाली बीमारी को देख लेते हैं, जैसे जीका, ये जीका वायरस के कारण होता है और ये ब्रेन को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। ज़्यादातर ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रभावित करता है, जीका वायरस ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रभावित करता है। चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे वायरस के कारण होने वाली बीमारी हैं। निपाह, ये भी निपाह वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारे वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। स्वाइन फ्लू एक जूनेटिक डिसीज भी होती है। जूनेटिक डिसीज किसको बोलते हैं, स्वाइन फ्लू, यह जूनेटिक डिसीज है। जूनेटिक डिसीज है। जूनेटिक डिसीज किसको बोलते हैं, जो एक जीव से दूसरे जीव में फैलती है तो उसको जूनेटिक डिसीज कहा जाता है। तो स्वाइन फ्लू एक जूनेटिक डिसीज है। इसको हमने वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को हम थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं, आपके प्लेलिस्ट में डली है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यक्ति का भार सबसे कम होगा, शुक्र पर, मंगल पर, चंद्रमा पर, या फिर बुध पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर भार सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है,
अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, आकार में छोटा या फिर दिए गए सभी? आंसर क्या हो जाएगा? आकार में छोटा। अब ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस है। एक्सिस, एक मिनट, अनंत, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F1 यानी फोकस, ये पोल है यानी प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। तो अवतल दर्पण में अनंत के अलावा, अगर इन्फिनिटी यानी अनंत के अलावा कहीं पर भी वस्तु रखी जाएगी तो सारे इमेज फोकस और पोल के बीच में ही बनेंगे, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेंगे। और सारे इमेज कैसे होंगे? वस्तु से छोटे जो प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब सारे वस्तु से छोटे होंगे, वस्तु से छोटे, आभासी और साथ में सीधे होंगे। तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वस्तु से आकार में छोटे होते हैं, आभासी होते हैं, मतलब जिस तरफ वस्तु रखी उस तरफ ना बन के दूसरे तरफ बनते हैं, तो आभासी होते हैं और साथ में ही सीधे होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पत्ती से सुगर का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक द्वारा, स्पंजी ऊतक द्वारा, रंध्र कोशिकाओं द्वारा या फिर पॉलीसेड कोशिकाओं द्वारा? तो क्योंकि पत्ती से ट्रांसफ़र की बात कर रहा, अगर जड़ से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र की बात कर रहा होता रूट से, तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जाइलम, जल, जैसे जाइलम जैसे जल, जल और मिनरल का, मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। पौधों में जाइलम जल और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, जड़ से लेके ऊपर के डायरेक्शन में जल और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। पर शुगर यानी फूड मटेरियल को फा से फ्लोएम, फ्लोएम और फूड, तो जो फूड है, प्लांट का जो फूड मटेरियल है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? फ्लोएम ऊतक। अब पत्ती से शुगर का परिवहन, शुगर यानी फूड का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो IVF कहलाता है। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसको IVF कहते हैं। अब यहाँ पे IVF का विस्तार रूप पूछा है। IVF का फुल फॉर्म क्या होगा? इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइटल फर्टिलाइजेशन या फिर इंट्रावेजाइनल फर्टिलाइजेशन? आंसर क्या हो जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न है, सोनार का प्रयोग किसके लिए होता है? धातु को काटने के लिए, समुद्र की गहराई मापने में, तापमान मापने में या फिर वायु दाब मापने में? तो अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना हो तो तापमान मापने में और वायु दाब मापने में तो सोनार का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र की गहराई मापने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में क्या होता है? जो ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमीटर छोड़ा जाता है और रिसीवर द्वारा उसको रिसीव किया जाता है, जिससे तरंग के आने में और जाने में सेम दूरी तय करनी होती है। ट्रांसमीटर द्वारा तरंग को छोड़ा जाता है, ट्रांसमीटर छोड़ा जाता है
और रिसीवर उसको रिसीव करता है। रिसीवर उसको रिसीव करता है। तो सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि को सुनने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि यानी गूंज को सुनने के लिए, इको को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर या फिर 25 मीटर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 मीटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।